नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के को करिकुलर सब्जेक्ट में का जो सिलेबस है उसके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में उससे संबंधित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। इसका अगर हिंदी में मतलब समझें तो अगर कोई अचेतन अवस्था में है तो अचेतन अवस्था में होने पे जो श्वसन क्रिया है वो बाधित होती है, तो वो श्वसन क्रिया को जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए। ओपन एयरवे मतलब जो श्वसन तंत्र का जो मार्ग है उसको कैसे ओपन करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए है सही ऑप्शन। हेड टिल्ट एंड चिन लेफ्ट। इसका मतलब आप इमेज में देख सकते हैं, अगर किसी कोई व्यक्ति अचेतन अवस्था में हो गया है, उसको श्वसन लेने में समस्या आप देख रहे हैं आ रही है, श्वसन सही से नहीं ले पा रहे, तो आपको क्या करना है, उसके हेड को टिल्ट करना है इस तरह से, है ना। इस तरह से आप उसके सर को झुकाएंगे और उसके जो चिन्ह है, गाल है, उसको क्या करेंगे, आप लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे। इससे क्या होगा, उसका मुंह जो है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और श्वसन का जो मार्ग है वो बाधित हुआ होगा, वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, जिससे वह व्यक्ति श्वसन की क्रिया आराम से पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। इसका मतलब इसमें यह जानना चाह रहा है कि अगर कोई अचेतन अवस्था में है, अनकॉन्शियस है, अगर कोई अनकॉन्शियस है तो आपको कितने समय तक ये चेक करना चाहिए कि वो सही से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है किसी को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, मतलब आपको 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं समय देखना है कि वो सही से सांस ले पा रहा है कि नहीं, है ना। तो सही ऑप्शन इसका जो है नो मोर देन 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लेना है ये देखने में कि वो सांस सही से ले रहा है कि नहीं। अगर सांस सही से नहीं ले रहा होगा, श्वसन की क्रिया नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या देना होगा। उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं, तो सबसे पहले तो आप एम्बुलेंस या पुलिस को फोन करेंगे। फिर उसके बाद क्या, कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, सीपीआर। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन इस पे, है ना। फिर आगे भी कई प्रोसेस हैं उसके, तो आपको 10 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि यू आर अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। इसमें पूछना चाह रहा है कि आप एक अकेले हैं वहां पे फर्स्ट एडर के रूप में। फर्स्ट एडर मतलब कि जो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, प्रैक्टिकल किया है, थ्योरी किया है, उसी को फर्स्ट एडर बोलते हैं। फर्स्ट एड प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब है कि जब कोई भी दुर्घटना, कैजुअलिटी हो रही है, तो जो आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो आप उसको बेसिक सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे कि उसका जीवन जो है बच सके, वही फर्स्ट एड कहलाता है। और वह व्यक्ति जो इस प्रक्रिया को करता है उसको फर्स्ट एडर कहते हैं। फर्स्ट एडर वही व्यक्ति होता है जो कि जिसको सर्टिफिकेट फर्स्ट एड का एक वैलिड इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हुआ हो, जिसने प्रैक्टिकल और थ्योरी का कोर्स किया हो। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि आप अकेले फर्स्ट एडर हैं, कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, जो व्यक्ति है वो अनकॉन्शियस है, मतलब अचेतन अवस्था में है और वह श्वसन नहीं कर पा रहा है, श्वसन की क्रिया नहीं कर पा रहा है। आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई दुर्घटना हो गई है और वह श्वसन की क्रिया नहीं कर पा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी नंबर। हम लोग सही ऑप्शन सीधे देख रहे हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। पहले सारे ऑप्शन पढ़ें फिर उसमें से चुने तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं जिससे वो आपके दिमाग में छप जाए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। क्या करना है, सबसे पहले तो आप 100 जो पुलिस का नंबर होता है इमरजेंसी, और 108 जो होता है एम्बुलेंस का होता है, उसको कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि ये स्थिति है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, और उनसे कहेंगे कि एम्बुलेंस में जो है वो एईडी डिफाइब्रिलेटर, इसके बारे में भी बात करते हैं,
और एम्बुलेंस में ये एईडी डिफाइब्रिलेटर जो है के साथ में वो वहां पे आए। ये एक यंत्र है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। आपको सबसे पहले एम्बुलेंस या पुलिस को फोन करना है, उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो एईडी डिफाइब्रिलेटर एम्बुलेंस के साथ लेकर के पहुंचे। ये क्या होता है एईडी डिफाइब्रिलेटर? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एईडी, इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर आपसे डायरेक्ट ये फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। आपको दे देगा कि एईडी का फुल फॉर्म है, तो उसमें कई सारे रहेंगे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल मशीन, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर एईडी का फुल फॉर्म है। अब देखते हैं, आप लोग मूवीज में देखे होंगे जब कोई बीमार हो जाता है, मतलब जब किसी को अचानक चोट लग जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो दो प्रेस की तरह होते हैं, उसको सीने के पास पे लगाते हैं और झटका देते हैं कई वोल्ट का, है ना। तो वो जो है वो तो हॉस्पिटल में एक पोर्टेबल होता है, जो एक छोटे से बॉक्स के अंतर्गत होता है। वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में। ये व्यक्ति है जो अचेतन अवस्था में है ना। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें कई सारे बटन होते हैं जिनके माध्यम से आपको प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बटन है, उसको दबा के आप क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पैड्स इसमें होते हैं इस तरह के, उसको आपको इस तरह से लगाना है सीने पे। एक राइट साइड में अपर और एक लेफ्ट साइड में लोअर, ठीक है, इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे कि ऐसी अवस्था में जब आप सेकेंड प्रोसेस कर लेंगे, तो वो ये जो पैड्स लगे हुए हैं और ये जो एईडी है, वो उस व्यक्ति का हार्ट का जो रेट है उसको क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, और उसके हार्ट के हिसाब से वो एक आवाज आएगी बीप की या कोई भी वॉइस कमांड आएगा, तो आपको ये 4 नंबर वाला उसमें दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा झटका लगेगा। इससे क्या होता है कि जो हृदय रुका हुआ होता है या बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो वो प्रक्रिया उसकी क्या हो जाती है और ब्रीदिंग उसका सही से शुरू हो जाता है। तो ये एईडी है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ फॉर यूज इन सीपीआर ऑफ एन एडल्ट कैजुअलिटी। मतलब अगर कोई वयस्क व्यक्ति जो है वो कैजुअलिटी में है, उसके साथ कोई घटना घट गई है और वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए एक आप लोगों ने मूवीज में या बहुत जगह सुना होगा कि सीपीआर एक प्रोसेस होता है, सीपीआर करते हैं। तो वो सीपीआर का क्या रेशियो है, क्या तरीका है, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, 30 कंप्रेशंस अनुपात या रेशियो टू रेस्क्यू ब्रेथ्स। कंप्रेशंस मतलब होता है दबाना, है ना, प्रेस करना, और टू रेस्क्यू ब्रेथ मतलब, रेस्क्यू मतलब क्या होता है कि सांस को वापस लाना, रेस्क्यू करते हैं ना लोग, खतरे से बाहर करना। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि सीपीआर क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं। सबसे पहले सीपीआर का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सीपीआर क्या होता है। ये नॉर्मली भी जानना चाहिए, हम लोग सुनते रहते हैं सीपीआर क्या है, मूवीज में देख रहे हैं सीपीआर कर रहे हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म तो जानना चाहिए, क्या तरीका है इमरजेंसी में आप भी अप्लाई कर पाए। तो सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाया हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिर से इसको, रिससिटेशन, रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, है ना। तो सीपीआर का फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपसे, तो आपको केवल यही याद रखना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब इसका प्रोसेस देख सकते हैं क्या क्या करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट वोट लगी है, उसकी सांस सही से नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 911 लिखा है, ये नहीं करना है, ये दूसरे देश का नंबर है इमरजेंसी, हमारे यहाँ का है 100 नंबर पुलिस का, और 108 है एम्बुलेंस का। ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है
कि इमरजेंसी में कौन सा नंबर आपको यूज करना है। तो 100 पुलिस का नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। 108 जो है एम्बुलेंस का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ इन्फॉर्म कर देना है पुलिस को, एम्बुलेंस को, कि वो भाई कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए आप क्या है एईडी जो आपको पहले बताए हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर लेके एम्बुलेंस में उपस्थित हो। फिर आपको क्या करना है, जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं तो आप फर्स्ट एड देंगे, है ना, फर्स्ट एड के रूप में काम करेंगे, फर्स्ट एडर के रूप में काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को लेटा देना है सीधे से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे अभी हम ओपन एयरवेज पहला क्वेश्चन देखे थे कि किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रही तो उसके एयरवेज को मतलब श्वसन तंत्र को या श्वास लेने की जो नली है उसको ओपन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, उसके हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है और उसके चिन को लेफ्ट की तरफ कर देना है। तो उससे क्या होगा, श्वसन तंत्र जो है उसका अ, मतलब श्वास आने जाने की जगह जो है वो खुल जाएगी। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि वही जो अगला क्वेश्चन था कि आपको कितने सेकंड तक देखना है कि वो कितने अच्छे से सांस ले पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम आपको बताएं कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर सही से सांस नहीं आ रही है उसकी, तो आपको क्या करना है कि उसको 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है। उसको 30 बार आपको अपने हाथों से उसके चेस्ट को कंप्रेस करना है, ठीक। फिर उसके बाद 30 बार कंप्रेस करने के बाद उसके नाक को आपको अपने हाथ से बंद करना है, उसके और एक हाथ से मुंह खोलना है और आपको अपने मुंह से उसके मुंह में मतलब हवा को क्या करना है, भेजना है, प्रदान करना है, जिससे कि अब आपने चेस्ट कंप्रेस किया उससे तो उसका हार्ट पे प्रभाव पड़ेगा, है ना, हार्ट उसका एक्टिव होगा। और आप श्वसन जब प्रदान कर देंगे तो वो श्वसन के माध्यम से हार्ट अगर चल रही है तो ऑक्सीजन जो है उसकी कोशिकाओं में पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे हो सकता है कि वो उसकी सांस जो है वापस लौट आए। आप देखे होंगे कई बार मूवीज में। फिर एम्बुलेंस आ जाएगी, एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। तो अगर आपको सीपीआर आ रहा है तो आप किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना के समय अगर श्वसन नहीं आ रहा है तो आप उसको बचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको उसके ओपन एयरवेज कर देने हैं, 10 चेस्ट कंप्रेस 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और 2 रेस्क्यू ब्रेथ 2 बार, एक बार फुल आप हवा को उसके मुंह के माध्यम से अंदर भेजेंगे, फिर दोबारा भेजेंगे और फिर इसके बाद फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन और फिर ये 2 रेस्क्यू ब्रेथ, ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द चेन ऑफ सर्वाइवल। मतलब कि अगर आप फर्स्ट एडर के रूप में काम कर रहे हैं, किसी को चोट लगी है, वो अनकॉन्शियस है, अचेतन है, तो फर्स्ट एडर को क्या क्या करना चाहिए एक क्रम में बताना है कि पहले ये करेंगे, फिर दूसरी स्टेप ये होगी, तीसरी स्टेप ये होगी, है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए। ये आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 पुलिस को या 108 एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे कि हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और ये व्यक्ति इस अवस्था में है। फिर आपको सीपीआर प्रोसेस करना है, उसको श्वसन देने का प्रयास करना है। फिर एम्बुलेंस के माध्यम से डिफाइब्रिलेटर आ जाएगा, एईडी, है ना। एईडी जब आएगा मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, उसके माध्यम से आपको उसको क्या करना है, मतलब जो डिफाइब्रिलेशन देना है। मतलब डिफाइब्रिलेशन मतलब वही जो आप पैड लगा के, एईडी के पैड लगा के उसको मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा उसको प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद उसको क्या कहाँ ले जाना है, एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटल में ले जाना है। तो आपको ये प्रोसेस क्या करनी है, फॉलो करनी। इसी में देखिए अब ऑप्शंस को आगे पीछे कर दिया गया, पहले सीपीआर, फिर डिफाइब्रिलेशन, फिर एक जब पुलिस को ही नहीं और एम्बुलेंस को ही नहीं बुलाएंगे तो डिफाइब्रिलेशन कहाँ से आएगा, आप लेके तो घूमेंगे नहीं। पहले डिफाइब्रिलेशन कैसे कर देंगे, पुलिस या एम्बुलेंस ही लेके आएगा। तो सबसे पहले आपको पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करनी है, उसके बाद सीपीआर देना है, फिर डिफाइब्रिलेशन करना है, फिर एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटल में ले जाना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एंजाइना। मतलब एंजाइना के लिए क्या कारण है, क्या होने से एंजाइना हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल। मतलब एंजाइना जो है हार्ट से संबंधित है। अगर पर्याप्त मात्रा में हार्ट की मसल्स जो होती हैं उसको ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको जो व्यक्ति है उसको एंजाइना हो सकता है ना।
अब ये कैसे होगा, क्योंकि क्या होता है आर्टरी जो ब्लड मसल्स हैं उसमें जो धमनी है ना, अगर उसमें क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो उससे ब्लड का फ्लो जो है सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तेल ऑयल ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कई बार तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना, वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हार्ट्स के मसल्स जो हैं उन तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता और व्यक्ति एंजाइना का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। व्हाट शुड अ कैजुअलिटी विथ अ सीवियर एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम्स? मतलब अगर किसी व्यक्ति को सीवियर एलर्जी हमेशा ही लगभग होती रहती है ना, एलर्जी मतलब किसी भी चीज से हो सकती है, धूल से हो सकती है ना, धूल कण से हो सकती है, बहुत अगर मतलब ठंडा गर्म हो गया तो उससे एलर्जी हो जाती है, धूप से हो जाती है, कई तरह की एलर्जियां होती हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर किसी को रेगुलर एलर्जी होती रहती है और वो सीरियस वाली, छोटी मोटी नहीं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है वो, तो उसको क्या अपने साथ हमेशा लेके चलना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, एड्रेनलिन। आप लोग नाम सुने होंगे एड्रेनलिन, इसको ईपीपेन भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ईपीपेन किसे कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया गया, इंसुलिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। तो इसमें से आपको कौन सा चुनना है? एड्रेनलिन चुनना है, ठीक है ना। एड्रेनलिन को ही ईपीपेन भी कहते हैं। तो इसमें जो पैरासीटामोल है ये बुखार के लिए दवाई प्रयोग करते हैं। आपको दवाई पता होनी चाहिए, है ना, कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी बुखार आ गई तो पैरासीटामोल, है ना, आपको देना है। अगर ज्यादा तेज बुखार है तो आप 650 mg की पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर बच्चा है ना, तो 250 mg दे सकते हैं, है ना, 10 साल से कम का है। अगर 14 साल या उससे बड़ा है तो 500 mg दे सकते हो पैरासीटामोल की। एस्पिरिन जो है ये दर्द के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंसुलिन आप जानते हैं एक हार्मोन है इंसुलिन। अब तो इसका सही उत्तर क्या है, उसको क्या लेके चलना चाहिए? एड्रेनलिन लेके साथ में कैरी करना चाहिए। एड्रेनलिन के फैक्ट देख लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं एड्रेनलिन की। पहली बात तो ये एड्रेनलिन अगर कोई ले लेता है तो उससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है पेन, पेन उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात कि एड्रेनलिन लेने से जो इम्प्रूव विजन, मतलब आंख अगर धुंध मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको सही से क्या होता है, उसका विजन सही हो जाता है। और ये एड्रेनलिन जो है बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। फिर इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, इंसान एक्टिव हो जाएगा, है ना। जब आप ज्यादा कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका जो हार्ट बीट है आप देखते होंगे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के लिए कोशिकाएं अपना क्या करेंगी, एनर्जी तैयार करेंगे, और उनको कोशिकाओं को एनर्जी तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचता है। तो जब ब्लड हार्ट रेट ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज्यादा है तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक ज्यादा पहुंचेगा, ऑक्सीजन कोशिकाओं तक ज्यादा पहुंचेगा तो कोशिकाएं कार्य करेंगी और आप ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट शुड यू यूज इफ यू एक्सपेक्ट दैट अ कैजुअलिटी हैज हैड अ स्ट्रोक? मतलब इसे पूछना चाहता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आया है ना, अगर स्ट्रोक आया है तो आपको क्या ऐसा है जिससे आप पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को स्ट्रोक आया है कि नहीं आया है ना। स्ट्रोक का कैसे पता करते हैं किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आया है? तो उसके लिए एक टेस्ट है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फास्ट। उस टेस्ट का क्या नाम है? फास्ट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एट्थ क्वेश्चन का, वो सही ऑप्शन है, फेस। तो फास्ट का जो एक एक शब्द है उसका अलग अलग मीनिंग है। एफ से है फेस, ए से है आर्म्स, एस से है स्पीच, टी से है टाइम। आप इस इमेज में देख सकते हैं, टू रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। मतलब अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है, अगर आप उसके इस तरह से कुछ साइंस देख रहे हैं, सिग्नल देख रहे हैं कि इस तरह से उसकी अवस्था हो रही है, तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि उसको स्ट्रोक आ रहा है, तुरंत ही एम्बुलेंस पुलिस को फोन करना है। पहले फेस, एफ से फेस। फेस से क्या मतलब है कि आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि आप स्माइल कीजिए। आप देखेंगे कि वो जब स्माइल करेगा तो उसका एक साइड जो है वो टेढ़ा, मतलब कुछ इस तरह से, जिस तरह से इस व्यक्ति, इस महिला का आप देख सकते हैं कि बन गया है चेहरे का फेस इंप्रेशन।
उस तरह से आप देख सकेंगे। फिर आपको क्या करना है कि आर्म्स, ए फॉर आर्म्स है तो उसको कहना है कि आप अपना हाथ को क्या कीजिए, ऊपर करिए। लेकिन आप देखेंगे कि उसका जो है आर्म, मतलब हाथ जो है वो नीचे की ओर ही, वो प्रयास तो कर रहा है लेकिन वो हाथ क्या है, नीचे की तरह ही, नीचे की तरफ ही झुका हुआ रहता है। फिर क्या कहेंगे, आप उसको बोलने के कहेंगे, है ना। तो वो जब बोलने का प्रयास करेगा व्यक्ति तो उसको कठिनाई होगी, है ना। एस फॉर स्पीच और टी फॉर टाइम। आपको क्या करना है, इमीडिएटली 100 या 108 कॉल करनी है और मेडिकल पर्सनल को क्या करना है, बताना है कि कब स्टार्ट हुआ यह, मतलब इनको कब ये ऐसे जो है साइन इनके चेहरे पर, हाथ पर, बोलने पर आने लगे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रोक के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ स्ट्रोक, है ना। निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जो आपको स्ट्रोक, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आ सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, ब्लड क्लॉट इन एन आर्टरी इन द ब्रेन। अगर किसी के ब्रेन में जो आर्टरी मतलब क्या होता है, धमनी, अगर किसी के ब्रेन के धमनी में जो है क्लॉट हो जा रहा है ब्लड, है ना, धमनी से ही हार्ट से जो ब्लड जाता है वो धमनी के माध्यम से जाता है कई अंगों तक, कोशिकाओं तक, और शिराओं के माध्यम से वो वापस आता है। धमनी में जो रक्त जाता है वो शुद्ध होता है, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, और जो शिरा से जो रक्त वापस आता है हृदय तक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है हार्ट तक। तो अगर किसी के आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जा रहा है ब्रेन में, उसका ब्रेन जो है फंक्शन करना अच्छे से नहीं फंक्शन करेगा, उसी को आप स्ट्रोक कह देते हो, है ना। वो अनकॉन्शियस होने लगेगा धीरे धीरे, है ना। इसी की एक अवस्था होती है जिसको ब्रेन हैमरेज कह देते हैं। जब किसी के सर में चोट लग जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और वो ब्लीडिंग जो है वो वहां पे क्लॉट बनने लगता है ब्रेन पे, है ना। तो उससे क्या होता है, उसके कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिक बर्न। मतलब अगर किसी को इलेक्ट्रिक बर्न, बर्न कई तरीके से हो सकता है, मान लीजिए कोई आग जला रहा था उससे जल गया, गैस से जल गया, है ना। कोई इलेक्ट्रिक बर्न मतलब बिजली का जब झटका लगता है तो नॉर्मली अगर ज्यादा हाई वोल्टेज है, ज्यादा देर तक वो कनेक्ट रह गया व्यक्ति, नॉर्मली क्या होता है, उसको झटका लगता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से हट जाता है, मतलब दूर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कनेक्टेड ही रह जाता है, तो उससे क्या होता है, उसकी स्किन जो है बर्न हो जाती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, मान लीजिए किसी को ऐसा झटका लग रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी से उसको बर्न हो रहा है, तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ऑप्शन सी है। आपको करना है कि जो है चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक सोर्स इज ब्रोकन। आपको देखना है कि वह व्यक्ति जिस इलेक्ट्रिक सोर्स, जिस बिजली के वायर या किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उससे उसके सोर्स को अलग करना है। या तो आप देखिए कि वो अलग हो चुका है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आपको किसी भी माध्यम से उसको अलग करना है। जैसे आप लकड़ी के माध्यम से कर सकते हैं, खुद लकड़ी पे खड़े हो जाइए। आपको मतलब अर्थ से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या गीला पानी आदि नहीं लगा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, डेंजर को चेक करना है और इंश्योर करना है कि वो व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या हो जाए, ब्रोकन हो जाए, जिससे उसकी जान जो है बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज ओपन फ्रैक्चर, है ना। ओपन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर आप लोग जानते हैं, हड्डी टूट जाती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। तो ओपन फ्रैक्चर क्या है ना। ओपन फ्रैक्चर जो है उसका सही ऑप्शन है बी, है ना। अ फ्रैक्चर इन विच द बोन इज एक्सपोज्ड एज द स्किन इज ब्रोकन। मतलब ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि फ्रैक्चर तो होता है, फ्रैक्चर मतलब हड्डी टूटेगी। ओपन मतलब कि वो हड्डी जब टूटेगी तो जो आपकी स्किन है उसको वो ब्रोक कर देगी, मतलब उसको तोड़ देगी। स्किन टूट जाएगी तो वो हड्डी क्या होगी, बाहर की, स्किन से बाहर की ओर दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पैर की हड्डी है ना। अब ये हड्डी जो पैर की है इस तरह से होती है, यहाँ दो हड्डियां होती हैं पैर में, इसके दोनों के अलग अलग नाम हैं। जैसे इधर जो पतली तरह दिख रही है इसको क्या कहते हैं, फिबुला। ये जो हल्की मोटी लग रही है इसको कहते हैं टिबिया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डी टूटी, यहाँ से आप देख रहे हैं टूट गई इमेज में,
और ये यहाँ से स्किन को ब्रेक करके बाहर आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सीवियर ब्लड लॉस? मतलब अगर किसी का बहुत ही ज्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो गया है, बह गया है, तो उससे उसको कौन सी स्थिति हो सकती है? इसका जो सही ऑप्शन है शॉक, है ना। शॉक क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं शॉक क्या होता है। शॉक में क्या होता है? शॉक कई तरीके से हो सकता है, जैसे इसमें सीवियर ब्लड लॉस से बताया है, अगर ब्लड लॉस हो जाता है, या एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन हो जा रहा है किसी को, या सीवियर इन्फेक्शन हो गया है ना, किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, या पॉइजनिंग आदि हो गई, पॉइजनिंग हो गई है, मतलब जहर खा लिया है, तो इससे क्या होता है? शॉक आ जाता है। कहते हैं ना कि शॉक में हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, है ना, हक्का बक्का हो जाना। तो ये सब स्थितियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सीवियर जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो एक तो शरीर में ब्लड की कमी, और ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके ट्रेवल करता है। अब ऑक्सीजन को जब वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाएगा तो कोशिकाएं कार्य नहीं करेंगी तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप अनकॉन्शियस होते जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है ना। इसीलिए कहते हैं कि शरीर में ब्लड की मात्रा सही से होनी चाहिए, है ना। तो क्या होता है? अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो शॉक शॉक कई कारण होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर इन्फेक्शन, पॉइजनिंग। और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि उसके जो ऑर्गन है वो सही से काम नहीं करेंगे। ऑर्गन कैसे काम करेंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है ऑर्गन को ब्लड लॉस के कारण, तो काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके जो ऑर्गन है वो सही से काम नहीं, अगर इसकी स्थिति को सही से नहीं डील किया जाता है तो उसके ऑर्गन जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है, कुछ देख लेते हैं विकल्पों के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको आप क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, एक और टर्म दिया है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस मतलब किसके लिए है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए, है ना, एलर्जिक रिएक्शन। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे शॉक पूछा गया, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, तो आपको उसमें याद रखना है कि वो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए एनाफाइलेक्सिस क्या है, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन बताना है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो हाइपोथर्मिया में होता है जो व्यक्ति का टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत खतरनाक स्तर पे कम हो जाता है। हाइपो, हाइपो मतलब कम। अगर हाइपर हो गया, हाइपर मतलब ज्यादा, कहते हैं ना बहुत हाइपर हो रहे हैं। हाइपर मतलब गुस्से में, कहते हैं गुस्से में आ रहे हैं, या क्रोध को शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। तो हाइपर मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना, हाइपो मतलब टेम्परेचर डेंजरसली क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, 13 क्वेश्चन। व्हाट नेम आर गिवन टू द डिफरेंट 3 डिफरेंट डेप्थ ऑफ बर्न्स? मतलब अगर जो बर्न है या जलना है वो 3 डिफरेंट डेप्थ हैं, कितनी गहराई पे मतलब स्किन पे कितनी गहराई पे बर्न हुई है, उसके अनुसार 3 डिफरेंट डेप्थ है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, है ना। सही ऑप्शन डी है। आप स्किन पे यहाँ इमेज पे देख सकते हैं, हमारी जो स्किन होती है उसकी 3 परतें होती हैं मसल के ऊपर। सबसे ऊपरी परत होती है इपीडर्मिस, है ना, दूसरी परत डर्मिस, तीसरी परत सबक्यूटेनियस होती है। इसको एक और नाम से बताते हैं सबक्यूटेनियस को, हाइपोडर्मिस, है ना, हाइपोडर्मिस। तो इसका एक और नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊपर की स्किन का क्या नाम है? इपीडर्मिस, है ना। सबसे नीचे जो स्किन की परत है उसको सबक्यूटेनियस या हाइपर डर्मिस, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस, सॉरी। हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, मतलब जैसे अभी हम पढ़े थे ना हाइपोथर्मिया, तापमान कम हो जाना। हाइपोडर्मिस मतलब नीचे वाली जो स्किन की परत है। ठीक है, मसल के ऊपर 3 स्किन की परतें हैं, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस। तो जब बर्न होता है कोई आग से या इलेक्ट्रिक शॉक से किसी भी तरह से, तो अगर एपिडर्मिस वाली परत परत ही जली हुई है ना, वहीं पे बस प्रभाव है, तो उसको सुपरफिशियल कहते हैं। और ये फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न कहलाती है। तो 3 डिग्री के बर्न भी होते हैं और 3 डिफरेंट डेप्थ। तो आपको डेप्थ जब पूछा जाएगा तो आपको सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बताना है डेप्थ में।
लेकिन अगर डिग्री पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बताना है ना। तो आपसे यहाँ पे 3 डिफरेंट डेप्थ ऑफ बर्न पूछा गया है, तो 3 ये हैं, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस। अगर डिग्री पूछते तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कहते हैं ना थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक, है ना। तो दूसरा जो है पार्शियल थिकनेस में क्या होता है कि जो सेकेंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस है, इसमें एपिडर्मिस तो डैमेज होता ही है, साथ ही में डर्मिस भी डैमेज हो जाता है। तो मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस अगर दोनों डैमेज हो गई बर्न के कारण, तो उसको पार्शियल थिकनेस या सेकेंड डिग्री बर्न कहेंगे। फिर थर्ड है जिसमें क्या होता है, तीनों जो स्किन की लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस, वो तीनों डैमेज हो जाती है और मसल तक जो है क्या होता है, उसका प्रभाव पहुंच जाता है। उसको कहते हैं फुल थिकनेस थर्ड डिग्री बर्न। ठीक है, एक इमेज और है, ये आप देख सकते हैं, जब हाथ में इस तरह से जलन होती है, फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें एपिडर्मिस बस प्रभावित होगी। सेकंड डिग्री ये है ना, इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों प्रभावित हो रही है। थर्ड डिग्री बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें एकदम बिल्कुल मसल तक पहुंच जाता है उसका प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज फेंट। फेंट क्या है ना। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, अ ब्रीफ लॉस ऑफ अनकॉन्शियस। मतलब कि जो अचेतन अवस्था है ना, उसको प्राप्त करना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतन, चेतन मतलब जो इंसान जिसकी बुद्धि काम कर रही है, या जो जिसको चीजें समझ में आ रही है, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। तो कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाना ही अनकॉन्शियसनेस है। तो फेंट क्या है, अनकॉन्शियसनेस की अवस्था, अचेतन अवस्था है। ठीक है ना, चेतना का चले जाना, कॉन्शियसनेस का चले जाना ही क्या है, फेंट है। ठीक है ना, फेंट को अचेतन अवस्था, बेहोशी, ये भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप कुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम अ नोज ब्लीड। है ना, अगर आप लोग देखते होंगे गर्मियों के मौसम में लोगों के नाक से ब्लड बाहर आने लगता है ना, तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। अगर नोज ब्लीड हो रहा है, नाक से किसी खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ए है। सबसे पहले सिट, बैठ जाना चाहिए उस व्यक्ति को, है ना। फिर लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, है ना। इसका आपको हम इमेज दिखा के बता रहे हैं। तो सबसे पहले बैठ जाना है, आगे की तरफ थोड़ा झुकना है, और जो नाक का जो मुलायम वाला भाग होता है उसको क्या करना है, दबाना है ना, पिंच करना है। तो इस तरह से उसका इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉप नोज ब्लीडिंग द राइट वे। ये वाला गलत तरीका है ना। अगर आप के नाक से ब्लड आ रहा है और आप उसको इस तरह से आप अपना सर पीछे की ओर टिल्ट कर लोगे, तो क्या होगा, आपको पता है कि श्वास नली फिर आके गले से, यहाँ से जो मुख से नली जाती है, उससे क्या होती है, एक जगह पर मिली हुई होती है ना। जब आप देखते होंगे नाक में पानी चढ़ जाता है तो गले में पहुंच जाता है आपके। तो अगर आप इस स्थिति में अपने सर को पीछे की ओर झुकाएंगे, तो यहाँ का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आपके जो पाचन नली होती है उसमें प्रवेश कर जाएगा। और अगर श्वसन में दिक्कत हो गई तो वो अगर आप नाक से सांस भी ले रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो आपके श्वसन नली में भी चला जाए। और श्वसन नली में अगर एक बार कोई पानी या ब्लड वड जाता है, तो आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस अवस्था में आपको आगे की ओर अपने सर को, अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसको आगे की ओर सर अपना झुका ले और इस वाले पार्ट में ऐसे पकड़ ले, है ना। तो ये है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे आपको नाक को पकड़ना होता है, पिंच करना होता है। आपको कैसे कैसे हो सकता है नोज ब्लीड, किस किस अवस्था में हो सकता है, आपको कैसे बचना है। कभी कभी क्या होता है कि जब ड्राइनेस बढ़ती है ना, तो उससे भी नोज ब्लीड होने लगता है। ज्यादातर गर्मियों में लोगों को देखते होंगे, बच्चों को होने लगता है, या नाक पे चोट लग गई, है ना। जैसे डू डू नॉट पिक अप द नोज, मतलब नोज में कुछ भी चीज नहीं डालनी चाहिए नाक में। एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एस्प्रिन एक ब्लड थिनर की तरह काम करता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि एस्प्रिन ब्लड थिनर की तरह काम करता है। फिर एंटी हिस्टामाइन एंड डीकॉग डीकॉन्गेस्टेंट्स से बचना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए जो आपके ब्लड को क्या कर दे, थिन कर दें। और
यूज अ सैलाइन सोल्यूशन और जेल नाक में आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर इनहेल मॉइस्ट एरिया, मतलब आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ी नमी हो, और आपको गेम खेलते समय आपको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनके कारण आपको चोट आदि ना लग सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन हम लोग देखे हैं इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। इसका अगर आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, आपको उस चैनल को ज्वाइन करना है, उसमें जो है ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल जाएगा जिससे आप उसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें और शामिल किए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है, मतलब फर्स्ट एड का लक्ष्य क्या है, क्यों फर्स्ट एड करना चाह रहे हैं या किसी को कोर्स सिखा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट एड का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है, वो कई लक्ष्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला लक्ष्य है कि टू प्रिजर्व लाइफ। फर्स्ट एड का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आप जीवन की सुरक्षा करना चाहते हो। मान लीजिए किसी को प्राथमिक चिकित्सा अगर मिल जाती है, तो अगर किसी को समय पर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए तो ज्यादातर केस में क्या होती है, उसके जीवन को क्या किया जा सकता है, आसानी से बचाया जा सकता है। तो टू प्रिजर्व लाइफ। दूसरा है टू प्रमोट रिकवरी, है ना। अगर आप किसी को फर्स्ट एड के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा दे देते हैं तो जब तक एडवांस केयर या हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसको क्या होता है, कुछ सपोर्ट मिल जाता है। चिकित्सकीय स्थिति खराब होने से रोकना, टू प्रिवेंट द वर्सनिंग वंस मेडिकल कंडीशन, मतलब कि अगर आप फर्स्ट एड दे देते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब नहीं होगी। जैसे आप लोग देखते होंगे जब किसी को चोट लग जाती है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आप प्रयास करते हैं कि उसका ब्लड जो है रुक जाए। अभी हमने बात किया कि अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो क्या स्थिति आ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, चिकित्सकीय स्थिति खराब होने से रोकते हैं। और अगला जो लक्ष्य है, सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाना, टू इंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। फर्स्ट एडर जो होते हैं, जो फर्स्ट एड का कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट मिला है, उनका प्रमुख लक्ष्य है कि अगर किसी को कैजुअलिटी हुई है तो उसको क्या करें, वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो चारों हैं ये क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के लक्ष्य। तो आपको देखना है कि ये चारों ऑप्शन कहाँ में, यहाँ पे दिया गया उपयुक्त में से सही कथन को कूट द्वारा चुनिए, मतलब ऑप्शंस जो है आपको चुनना है जो कि सही कथन हो। तो अभी हमने बताया कि चारों कथन सही हैं, मतलब जिस जिस विकल्प में चारों होंगे वो सही होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सी में जो चारों स्टेटमेंट के विकल्प दिए होंगे तो यही सही ऑप्शन है। आप अन्य में देख सकते हैं चारों कथन किसी में नहीं। ठीक है, ये प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, मतलब फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भारत में कौन इशू करता है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये, है ना। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है यूनाइटेड नेशन। इसमें भी ऐसे ही देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। आपको इन चारों ऑप्शंस को देखना है, 1 2 3 4 को, इसमें से जो जो है उसको यहाँ से चुनना है ना, इनमें से। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस नहीं है। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस नहीं है मतलब पहला नहीं होगा। तो जिन जिन ऑप्शन में 1 दिया है उसको आप हटा देंगे। तो आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ 1 दिया है तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में 1 दिया है, ये भी नहीं होगा। अब बचे तीसरा और चौथा, ये एलिमिनेशन टेक्निक है। आपको सारे भले ही ना पता हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये नहीं होगा तो उसके भी माध्यम से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा है भारतीय रेड क्रॉस समाज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये सही है, ये प्रदान करता है। तो आपको देखना है दूसरा किस में है, वो सही होगा। ये तो पहले ही हट गए, अब इसमें देखना है। तो इसमें भी दूसरा है, सी में भी और डी में भी, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगला है सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन, है ना, सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन, तो ये भी सही है। तो मतलब 3 भी सही है, मतलब 2 और 3 ये भी इसमें है और इसमें भी है। अभी भी क्लियर नहीं हो। अब आपको जाना है फोर्थ ऑप्शन में, WHO। तो WHO जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट देने में कोई भी भारत में योगदान इसका नहीं है। तो मतलब चौथा ऑप्शन नहीं हुआ, तो ये हट गया। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन होगा इसका।
मतलब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन जो है मिल करके इंडिया में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट क्या करते हैं, इशू करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, द इंडियन गुड समैरिटन एंड बायस्टैंडर सुरक्षा गाइडलाइन प्रकाशित की गई। इंडियन गुड समैरिटन एंड बायस्टैंडर प्रोटेक्शन गाइडलाइन आर पब्लिश्ड बाय, मतलब किस मिनिस्ट्री ने जो है ये गाइडलाइन पब्लिश की है। ये गाइडलाइन जो है मई 2015 में भारत का जो गजट है ना, भारत का जो गजट है जिसमें विभिन्न प्रकार के कानून रेगुलेशंस प्रकाशित होते हैं, उसमें मई 2015 में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया। तो आपको जनरली लगेगा कि भाई फर्स्ट एड तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने इसको क्या किया था, गाइडलाइन को प्रकाशित किया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन भाई गाइडलाइन जो है वो प्रकाशित किया। इस गाइडलाइन में गुड समैरिटन मतलब जो फर्स्ट एडर होते हैं या फर्स्ट एडर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी की मदद कर रहा है कैजुअलिटी में, उसको गुड समैरिटन, अच्छा व्यक्ति, भल मानुस कहते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन प्रकाशित की गई है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, तो उसके घर वाले आए तो ये ना कहने लगे कि नहीं इसी ने एक्सीडेंट किया है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति को बचाव के लिए कुछ गाइडलाइन चाहिए, नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी की मदद ही करना बंद कर देंगे। तो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई कि किन किन स्थितियों में उसको क्या क्या छूट दी जाएगी। तो इसमें आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको तुरंत ही जाने की अनुमति होती है, आपसे बहुत पूछताछ नहीं की जाएगी, आपका एड्रेस नाम पता लिया जाता है, लेकिन उसको प्राइवेसी रखी जाती है, उसको लीक नहीं करती है पुलिस। ठीक है ना। तो ये गाइडलाइन किसने प्रकाशित किया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्घटना होने पर चिकित्सा क्षेत्र में, है ना, एक टर्म है स्वर्णिम घंटा जिसको कहते हैं गोल्डन आवर, से क्या तात्पर्य है। आफ्टर एक्सीडेंट द टर्म गोल्डन आवर मीन्स, मतलब जो गोल्डन आवर है उसका मतलब क्या है, किसी को अगर एक्सीडेंट होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी है ना। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई कैजुअलिटी हो रही है, तो उसका जो कैजुअलिटी का प्रथम 60 मिनट है या प्रथम जो 1 घंटे का समय होता है, उसको आप गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों कहते हैं गोल्डन आवर, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें अगर उसको फर्स्ट एड मिल गया, प्राथमिक चिकित्सा मिल गई और वो सही से हॉस्पिटल पहुंच गया, तो उसकी ज्यादा चांसेस होती हैं कि उसकी जान जो है बच जाएगी, वो सही से ठीक हो जाएगा, है ना। तो प्रथम जो 60 मिनट है वो गोल्डन आवर कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, द इंडियन गुड समैरिटन एंड बायस्टैंडर सुरक्षा गाइडलाइन कब प्रकाशित की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आएगा ही पक्का, देख लीजिएगा अगर जो आपका सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। तो इसमें जो अभी आपको बताए थे कि मई 2015 में गजट में, भारतीय गजट में इसको प्रकाशित किया गया था। किसने प्रकाशित किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई घायल व्यक्ति मदद लेने से मना कर दे तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई इंजर्ड व्यक्ति है ना, आप उसकी मदद करने जा रहे हैं, फर्स्ट एडर के रूप में काम करना चाह रहे हैं, उसको मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर विश्वास कैसे कर ले, है ना। आप भी किसी को ऐसे ही नहीं करने देंगे, पता नहीं ये और मतलब मेरी स्थिति खराब ना कर दे। तो आप अगर वो मना कर देता हो तो क्या करना चाहिए, है ना। ये नहीं करना है कि आप वहां से चले जा रहे हैं तो मेरी मदद ही नहीं चाहता है तो मैं क्यों, अब फिर जबरदस्ती भी मदद नहीं करनी है ना। तो आपको क्या करना है, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको क्या करना है कि आपको उसके पास रहना है, उसकी निगरानी करनी है। अभी हमने बात की थी कि आपको 100 नंबर पे कॉल करनी है, 108 पे कॉल करनी है, एम्बुलेंस या पुलिस को बता देना है कि हाँ इसको यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, इमरजेंसी सर्विस चाहिए। ठीक है, तो आपको वहां पे पास खड़े रहकर निगरानी करनी है और चिकित्सक से क्या करना है, संपर्क करने का प्रयास करना है, जिससे कि डॉक्टर जो है आए और उसको सेवाएं प्रदान करें। इसमें 3 कंडीशन होती है। पहला, अगर व्यक्ति चेतन अवस्था में है ना, अगर कॉन्शियस है तो आप उससे पूछेंगे कि आप उसकी मदद करें कि नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ आप मदद करिए तो आप उसकी मदद कीजिए, नहीं मदद कहता है कि मदद मत कीजिए, तो आपको पुलिस या एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है कि वो चिकित्सक को ला करके इमरजेंसी सर्विस प्रदान करें।
दूसरी अवस्था होती है कि मान लीजिए कोई अचेतन अवस्था में है, बेहोश हो गया है, तो आप अब उससे पूछेंगे कैसे? जब अचेतन है तो पूछ तो सकते नहीं। आपको इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रदान करनी है, आप फर्स्ट एडर के रूप में काम करेंगे, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मान लीजिए कोई बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का है, अगर ऐसी स्थिति है तो अगर उसका गार्जियन है तो वहां आपसे उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको फर्स्ट एडर के रूप में मदद करूं कि ना करूं। अगर वो कहते हैं कि हाँ कीजिए तो आपको मदद करनी है, नहीं करते हैं तो आपको फिर वही पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करना है कि वो आके उसको मदद करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है। आप इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने 30-31 क्वेश्चंस को देखा है, लेकिन ये लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के रेंज में तैयार हो गए हैं आपके, है ना? तो आप इनको ध्यान से देखिए। इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, है ना? क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, कई चीजें हमने यहाँ पे समझा है तो बिना वीडियो देखे आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।